अब हम गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 के बारे में बात करेंगे, जो कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद का पहला एक्ट है। देखिए, पहले जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी साइन करती थी ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन, लेकिन अब क्या हुआ था, सीधा क्राउन की मोहर लगती है इंग्लैंड से कोई भी डॉक्यूमेंट जो इंडिया में पास हो रहा था। ठीक है, उस टाइम पे जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था वो पामरस्टोन था। ठीक है, पामरस्टोन वॉज द ब्रिटिश पीएम। ठीक है, और जो क्राउन था वो हमारा हेड बन गया था, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो हो रहे थे वो क्राउन के थ्रू साइन हो रहे थे। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि ये जो कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इंट्रोड्यूस हुए थे, ये अबॉलिश हो गए। ठीक है, ये खत्म हो गया और इसके जगह जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस हुआ था। कौन से एक्ट में? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था और हमारा जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो था लॉर्ड स्टैनले। कौन था? लॉर्ड स्टैनले। लॉर्ड स्टैनले। अब जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये इंडिया पे नहीं आया था, ये इंग्लैंड में बैठा रहता था। ये इंग्लैंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो एक कैबिनेट मिनिस्टर था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये इंग्लैंड में ही रहता था। ठीक है, इसको जो इंडिया के बारे में जो बताता था वो 15 मेंबर की टुकड़ी बताती थी, जिसे इंडियन काउंसिल बोलते थे। ठीक है, और इनका जो हेड था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जिसकी पोजीशन हटा करके वॉइस रॉय बोलने लग गए। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले बोलते थे, लेकिन फिर उसके बाद इसका नामकरण हो गया, इसको वॉइस रॉय का टैग मिल गया। और हमारा जो फर्स्ट वॉइस रॉय था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताता था, तो जो वॉइस रॉय था वो लिटरली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताता था, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में को बताता था इंडिया के बारे में। तो ऐसा ही चलता रहता था और इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट होने लग गए थे इंडिया में अंडर द एक्ट ऑफ 1858। अब हम नेक्स्ट एक्ट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853, उस जिसमें मिनी पार्लियामेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए, एक तो था एग्जीक्यूटिव, एक था लेजिस्लेटिव, जिसकी वजह से इसको हम मिनी पार्लियामेंट बोलते थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में 4 मेंबर होते थे और उनको हेड करते थे गवर्नर जनरल, और लेजिस्लेटिव में 12 मेंबर थे, और ये जो 12 मेंबर थे ये नॉन इंडियन थे। ठीक है, ये नॉन इंडियन, कोई भी इंडियन जो था वो इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है, सारे सारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, कोई भी इंडियन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि आगे के एक्ट जो है वो इससे रिलेटेड होंगे। अब आगे के एक्ट में वो कौन सा मेंबर ऐड होगा वो हम आगे के एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 के बारे में बात करेंगे। उस टाइम पे जो वॉइस रॉय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना कि एग्जीक्यूटिव मेंबर में 4 मेंबर ऑलरेडी थे, एक जो था वो एडिशन हुआ था। हाँ, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 में ऐड हुआ है, जिसका नाम है फाइनेंशियल मेंबर। फाइनेंस मेंबर जो है वो ऐड हो गया था। ठीक है, 4 तो ऑलरेडी थे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, और एक एक्ट जो था, एक मेंबर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1862, फाइनेंस मेंबर। हमारा फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी इसमें ही आ गया है, जेम्स विल्सन। ठीक है, और इंडियंस जो थे, अब पहले लेजिस्लेटिव में 12 मेंबर थे और जिसमें कोई भी इंडियन नहीं था। ठीक है, लेकिन अब इंडियंस जो है वो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस करवा दिए। ठीक है, जैसे पटियाला का राजा हो गया, बनारस का राजा हो गया, और सर दिनकर राव। अब इनका क्या काम था? इनको सिर्फ देखना ही था कि काउंसिल एक्ट में क्या हो रहा है। इनको ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, ये किसी आंसर का वेट भी नहीं कर सकते थे इन काउंसिल एक्ट से। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसे हम फ्यूचर कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल करेंगे, जिसे हम फ्यूचर कैबिनेट मिनिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये वॉइस रॉय था, ठीक है, इसके पास एक पावर आ गई थी जिसका नाम था ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की पावर लॉर्ड कैनिंग को मिल गई थी। ठीक है, एक और चीज देखो, जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ा रहे थे कि ताकि उनको और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिले, और भी ज़्यादा टैक्स और ट्रेड कर सके। ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का भी इंट्रोड्यूस करवा दिया 1866 में। ठीक है, तो यही था सब कुछ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1862। अब हम नेक्स्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, बट इजीली हम समझ जाएंगे। ठीक है, इस टाइम पे जो हमारे गवर्नर, इस टाइम पर जो हमारे वॉइस रॉय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। देखिए, 1892 की बात है तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि 1885 में हमारा कांग्रेस जो है वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी गई थी। ठीक है, जो हमारे ही लोग थे उन्होंने थोड़ा अंग्रेज़ों को समझाया, बोला कि देखिए, जो ये आप बर्मा पे एनेक्सेशन, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो इंडिया के अंडर लाना चाहते थे, ताकि उनको ईजी हो जाए कि वो ट्रेड कर सके और टैक्स ले सके, ताकि मतलब उनका सेल्फिश मोटिव बहुत ज़्यादा था। तो हमारे लोगों ने बोला कि देखिए, आप
अब एरिया मत बढ़ाएं, ठीक है। तो उन्होंने जो बर्मा आज का म्यांमार है उसके लिए बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है था कि भी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था उसको थोड़ा कम कर दें और जो सोशल डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं। लेकिन हाँ, मतलब इस एक्ट के अंदर उन्होंने थोड़ा मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी कम कर दिया था। डायरेक्ट इलेक्शंस तो बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन ही हुए थे। मान लो कि उन्होंने सिर्फ अपने ही लोगों को इस काउंसिल एक्ट में लेके आना था, इतनी आज़ादी नहीं दी थी कि हम लोग वहाँ जाके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकें, ठीक है। और देखो, पहले मैंने आपको बताया था पिछले ही एक्ट में 1861 वाले एक्ट में कि फाइनेंस जो था वो इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन क्वेश्चंस भी अलाउड नहीं थे, ना ही आंसर अलाउड थे, सिर्फ उनको सिर्फ सुनना ही था, दैट्स इट। तो इस वाले एक्ट में 1892 के एक्ट में जो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, डिस्कशंस थे, वो अलाउड थे। लेकिन मान लीजिए अगर उनको आंसर मिल गया और जो, ठीक है, तो जो ये फाइनेंस से रिलेटेड डिस्कशन थे वो इस एक्ट के अंदर करने लग गए, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ सकते थे, पर मान लीजिए अगर जो इस डिस्कशन में अगर उन्हें बाय चांस इनके द्वारा दिए गए आंसर्स ठीक नहीं लगे, इनके द्वारा दिए गए कोई भी क्लैरिफिकेशन उन्हें ठीक नहीं लगी, तो वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं कर सकते, उनको वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा हमको इसके बारे में बात करनी है, ठीक है, इनके बारे में बात करनी है। देखिए, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट था वो इंट्रोड्यूस हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब 3 मेंबर थे, ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, ठीक है। ऑफिशियल मेंबर वही थे जो ब्रिटिशर्स का ही, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे ये सारे, हालांकि सारा ब्रिटिशर्स के अंडर था, लेकिन ऑफिशियल मेंबर में कोई इंडियन अलाउड नहीं था। लेकिन जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो उसमें जो इलेक्ट हो रहे थे वो बंगाल चैम्बर से हो रहे थे इलेक्ट। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बंगाल चैम्बर है वहां से इलेक्ट होकर के लोग आ रहे थे, ठीक है। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, ठीक है, वहां पे उस इसमें जो लोकल बॉडीज थी वो इलेक्ट करके वो इलेक्ट हुए थे। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो लोकल बॉडीज जैसे यूनिवर्सिटी हो गई या जमींदार हो गया या कोई भी म्यूनसिपैलिटीज हो गई, तो इनसे रिलेटेड लोग जो थे वो इलेक्ट हो रहे थे इस वाले मेंबर में। ये 3 जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे किसमें, 1892 एक्ट में। तो ये रहा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट एक्ट के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। 1906 की बात है, कुछ मुस्लिम एलाइट ग्रुप जो थे जिसको बोलते थे शिमला डेपुटेशन, ठीक है, और ये आगा खान जो था उनको लीड कर रहा था, ठीक है। ये लॉर्ड मिंटो के पास गए और वहाँ पे उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो ये लॉर्ड मिंटो है इसको थोड़ा सा आइडिया खनका कि कैसे हम इन लोगों के बीच में थोड़ा विवाद छेड़े ताकि ये लोग कभी एक साथ नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक चिंगारी वाला काम कर गया ये वाली चीज़। अब हम 1909 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनिज्म का जो टैग मिला था किसको, लॉर्ड मिंटो को। अब हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो मॉर्ले था और जो मिंटो था वो वॉइसरॉय था। देखिए, ये पहला एक्ट है जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम भी मेंशन हुआ है और वॉइसरॉय का भी एक साथ, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे पहला एक्ट था जिसने कॉमनल इलेक्टोरेट की बात करी है। जो मिंटो है उसको हम फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले एक्ट में आपको मैंने इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि एक था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेंबर, एक था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविजनल मेंबर जो बंगाल चैम्बर से इलेक्ट होते थे, और एक था ऑफिशियल मेंबर। बस मैं उसको थोड़ा बहुत यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, ये रहा लेजिस्लेटिव काउंसिल। 16 से 60 मेंबर जो है वो ऐड हो गए थे, 16 से 60 मेंबर जो है वो एनलार्ज कर दिए गए, ठीक है। 27 लोग जो थे वो इलेक्ट होकर के आ रहे थे। इलेक्ट मतलब लोकल बॉडीज से, जैसे यूनिवर्सिटीज हो गई, म्यूनिसपैलिटीज हो गई, जमींदार्स हो गए, तो यहाँ से लोग इलेक्ट होके आ रहे थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। फिर 33 जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर थे जो कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल से नॉमिनेट होते हुए आ रहे थे, कहाँ से, बंगाल चैम्बर वगैरह से, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी ये भी इलेक्ट कौन कर रहा था, गवर्नर जनरल कर रहा था। और 9 जो थे वो ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है। ये ऑफिशियल मेंबर्स कैसे हो गए, जैसे 8 तो मेंबर हैं और एक गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, बजट के बारे में तो डिस्कशन पहले भी चल रही थी। इसके पिछले वाले एक्ट जो 1892 वाला था उसमें आप बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछ सकते हैं लेकिन आंसर की उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है। अब क्या हुआ कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और जितना ज़्यादा डिस्कशन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो गवर्नर जनरल के पास होगी, ठीक है। और सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो एज ए लॉ मेंबर जो है वो सिलेक्ट हुए थे वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। इस एक्ट के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हो गई थी, जैसे मैंने आपको 1906 में बताया था कि कैसे मुस्लिम्स इलेक्टोरेट की सबसे पहले डिमांड शुरू कर दी गई। तो वहीं से आइडिया मिला कि क्यों ना एक को ज़्यादा मेजोरिटी में पावर ना दे करके हम छोटे छोटे गुट में इनको
छोटे छोटे गुट में हम इनको डिवाइड कर देते हैं कि ताकि किसी की मेजोरिटी ना हो। तो ये ब्रिटिशर्स का फॉर्मूला था। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुए मुस्लिम्स, जमींदार, सिख, क्रिश्चियंस, इनसे। ठीक है, तो ये रहा आपका 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब हम नेक्स्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, 1919 का। ठीक है, देखिए ये थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919। उस टाइम पे जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था वो लियोर्ड जॉर्ज था, वॉइस रॉय शैम्सफोर्ड था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू था, और ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था वो लियोर्ड जॉर्ज था। ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी। डायरकी का मतलब हुआ कि जो लेजिस्लेटिव पावर था वो सेंट्रल और प्रोविंशियल स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ये डायरकी जो है बेसिकली आइडिया था लियोनल कर्टिस का। किसका? लियोनल कर्टिस का। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले दो एक चीज तो हुई थी कि जो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल का बजट था वो अलग अलग हो गया। प्रोविंशियल के अलग बजट होगा, सेंट्रल का बजट अलग होगा, लेकिन इसकी जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो गवर्नर जनरल के पास होती थी। ठीक है, लिस्ट होता था जो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ठीक है, सेंट्रल के बीच में सब्जेक्ट्स जो सेंट्रल से रिलेटेड है, जैसे डिफेंस हो गया। ठीक है, और प्रोविंशियल्स के अंदर होते थे ट्रांसफर जो कि सेंट्रल के पास दे देते थे, मतलब सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों के सिग्नेचर की जरूरत होती थी, और रिजर्व जो प्रोविंशियल देखता था, जैसे कि लॉ हो गया। ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये प्रोविंशियल्स के अंदर था, प्रोविंशियल स्टेट्स के अंडर था। लेकिन ट्रांसफर के अंदर था हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आप देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ताकि लोग जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ ना खड़े हो जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे वो सेंट्रल ने अपने अंडर कर रखे थे। ठीक है, अब ये जो लिस्ट है ये आज के टाइम पे हमारा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट यहीं से लिया गया था, इस एक्ट से ही लिया गया है। ठीक है, अब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इंट्रोड्यूस हो गया था इसके अंडर, और 1926 से ये स्टार्ट हुआ है। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो यही 1926 से स्टार्ट हुआ है और इसी एक्ट के अंडर आया है। डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए थे। अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला कौन था, कौन लीडर बन सकता है? जिसके पास प्रॉपर्टी है, टैक्स देता हो, और वो मतलब वो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, बाय कैमरल लेजिस्लेटिव इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेटिव, जो कि 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ है। वोटिंग राइट्स वुमेन को भी मिल गए थे, वोटिंग राइट्स वुमेन को भी इंट्रोड्यूस हो गए थे इस एक्ट के अंडर। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस एक्ट। और ये चलिए अब नेक्स्ट एक्ट के बारे में बात करते हैं।